अच्छा, कल जो है वो हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो थी इसको हमने पूरी कर ली थी शायद स्टडी, ठीक है। और आज अब हमने देखनी है नेक्स्ट कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ मारकर तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है इसके अंदर एमिटर जो है उसको एज ए कॉमन टर्मिनल आप देते हैं, यानी कि एमिटर को ग्राउंड कर देते हैं और बाकी कलेक्टर और बेस जो है उसके साथ इनपुट और आउटपुट सर्किट्स जो है उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो पहला काम हमारा इसके अंदर यही है वही कि हमने सर्किट जो है उसको सबसे पहले ड्रा करना है कि हमारे पास सर्किट जो है वो क्या है। तो आप देखें कि ये हमारे पास जो है वो बेस है, ठीक है। ये इधर एमीटर है, इस एमीटर को आपने ये ग्राउंड किया, ये कलेक्टर। अब इसी तरह इसके साथ यहाँ पर एमीटर होगा जो आई बी करंट को मेजर करेगा। उसके बाद यहाँ पर बैटरी लगी होगी, इनपुट रेजिस्टेंस होगी, इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है। ये प्लस माइनस, क्योंकि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो पॉजिटिव के साथ लगाएंगे बैटरी का। तो ये बैटरी जो है ये VBB बैटरी है, और इधर से इसको इसके साथ मिला दें और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर जो है लगेगा VBE, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R1 हो जाएगी। ये हमारा इनपुट सर्किट आ गया। अब आप आए आउटपुट सर्किट के ऊपर। आउटपुट सर्किट के ऊपर यहाँ पर IC, इधर हमारे पास वोल्टेज वोल्ट मीटर, ये क्या होगा VCE, और ये रेजिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि वो N है उस साइड पे, पॉजिटिव नेगेटिव। ये R2 रेजिस्टेंस, और इसको जो है वो आप इसके साथ मिला दें। ये बैटरी क्या हो जाएगी, ये बैटरी हो जाएगी VCC। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या सर्किट आ गया NPN ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक है, इसको बना लें, फिर मैं इसी के अंदर चेंज करूँगा
और उसको चेंज करके मैं PNP के अंदर जो है उसकी बैटरी की पोलैरिटीज़ को बदल के PNP के अंदर जो है इसको कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, करूँ चेंज क्या अभी बना रहे हैं। अच्छा, जब आप चेंज करेंगे तो पहले नंबर पर ये NPN था ना, ये NPN का सर्किट है। ठीक है, अब मैं इसका बनाने लगा हूँ किसमें, PNP। तो PNP में देखें आप, अब एरो इस तरफ होगा एमीटर का, PNP। अब ये बेस N पे आ गई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये बैटरी VBB की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव। VBB इधर से भी बैटरी की पोलैरिटी चेंज होगी, नेगेटिव पॉजिटिव, ये VCC आ जाएगा। अब वोल्टेजेस जो हैं, ये वोल्टेज जो है ये हो जाएगा हमारे पास, ये वाला ये BE था, ये EB हो जाएगा, और ये VCE था तो ये EC हो जाएगा। अच्छा, ये वैसे जो होता है ना, ये वोल्टेज ये आपको टर्मिनल से पता लगता है कि ये EB है या BE है, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड सेम ही होती है, मैग्नीट्यूड इनका सेम। कल आपने मेरे से ये क्वेश्चन किया था इसका कि ये EB हो या BE हो, तो ठीक है, ये होता है, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ये टर्मिनल से पता लगता है आपने किस टर्मिनल। एक्चुअली क्या होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। EB और BE डायरेक्शन में फ़र्क है, बात समझ आ रही है। EB और BE डायरेक्शन के अंदर फ़र्क है, लेकिन मैग्नीट्यूड एक है। तो लिहाजा अगर सपोज करें कि आप पेपर के अंदर गए हैं, आपने सर्किट बनाया है, ठीक है, PNP या NP का बना दिया, अब बंदा वहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि यार मैंने इसको EB लिखना है कि ये B लिखना है। वो चूँकि इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, चाहे आप इसको B लिख दें या EB लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वही है कि दिस इज़ द वोल्टेज अक्रॉस एमिटर एंड बेस एंड एमिटर। और दूसरी बात एक और, वोल्टेज जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो फिर EB या BC से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, वो मैं लिख देता हूँ इसको इसलिए कि चलो वो उसकी पोलैरिटी बदली है तो हम उसको, वो एक साइड टर्मिनल चेंज हो गए हैं, EC हो गया CE हो गया, बस इस वजह से हम उसको राइट डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि अगर आप मतलब पेपर के अंदर आए तो बंदा ये कंफ्यूज हो जाए वहाँ पर कि यार ये पता नहीं EC था कि CE था, ये क्या था। ठीक है, ये साथ लिया, ये क्या था, तो वो आपने परेशान नहीं होना, वो आप लिख दें। आपको पता है कि इनपुट के ऊपर आपके पास सर्किट क्या है, वो बेस मीटर है, आउटपुट के ऊपर आपके पास सर्किट क्या है, कलेक्टर मीटर। ठीक है, VEC या VCE एक ही बात। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है अब दोनों सर्किट्स हो गए, NPN का भी और PNP का भी। अब इसके अंदर सिमिलरली वही सारा है, मल्टी एमीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। ये किस लिए लगी हुई हैं? करंट को कंट्रोल
करने के लिए, ठीक है। तो अब जो मल्टीमीटर है वो लो पावर ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, किसके साथ? इन सीरीज, ये लगा हुआ है, ये सीरीज के अंदर इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एमीटर और मल्टीमीटर और माइक्रोमीटर is connected in series, सीरीज में कनेक्टेड है इन केस ऑफ लो पावर ट्रांजिस्टर, ठीक है, विद बेस, बेस के साथ। और ये कार्य क्या रहा है? आई बी को मेजर कर रहा है, बेस करंट को। इट इज मेजरिंग आई बी, बेस करंट को मेजर कर रहा है। देखो ना, ये बेस करंट को मेजर कर रहा है ना, यहाँ पे यही जा रही है करंट इधर से, ठीक है। बेस। अब दूसरी तरफ जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, मल्टीमीटर लगा हुआ है, वो आई सी को मेजर कर रहा है, कलेक्टर करंट को मेजर कर रहा है। यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है वो वी बी को मेजर कर रहा है, यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है वो वी ई सी को मेजर कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह सिमिलरली ammeter is connected to collector to calculate IC करंट। IC करंट जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए कलेक्टर के साथ जो है वो एमीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर हमारे पास लगा हुआ है 0 से 1 वोल्ट रेंज का। अब वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 से 1 वोल्ट, ठीक है। 0 से 1 वोल्ट का मतलब है कि उसके अंदर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ये कोई भी जो है वो रेंज का आप ले सकते हैं। इसके अंदर वोल्ट मीटर लगा हुआ है। इज कनेक्टेड अक्रॉस बेस एंड एमीटर, ये बेस और मीटर के अक्रॉस हमारे पास कनेक्टेड है, ठीक है। इट इज measuring VBE, ये VBE जो है उसको मेजर कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आपने जो है वो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है यहाँ पर भी, आउटपुट सर्किट के अंदर भी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, आउटपुट पे आते हैं लेकिन पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है R1, ठीक है। ये वेरिएबल रेजिस्टर है। वेरिएबल रेजिस्टर किसको कहते हैं? पोटेंशियोमीटर को। आपने पढ़ा हुआ है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है? सर्किट के अंदर पोटेंशियोमीटर जो है वो रेजिस्टेंस को वेरी करता है, यानी कि अगर आपने सर्किट में रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए हम पोटेंशियल, ये आप अगर सेकंड ईयर का मेरा ख्याल है चैप्टर नंबर 13 के अंदर है शायद, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 के अंदर है पोटेंशियोमीटर। अब मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, क्या है कि बार ये है कि ये एज ए वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। R1 इज ए पोटेंशियोमीटर
मीटर which is used as variable resistor। इसको वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर हम यूज़ जो है वो करते हैं। अब इसकी मदद से आप किसको वेरी करेंगे? आई बी को, आई बी को करेंगे ना। इधर आई सी को वेरी करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास दूसरे नंबर पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, a second voltmeter is of range 0 से 20 volt is connected across emitter and collector। ये एमीटर और कलेक्टर के अक्रॉस जो है वो लगा हुआ है, किसको मेजर करने के लिए? आउटपुट वोल्टेज को। वी बी जो है वो इनपुट वोल्टेज है और वी ई सी जो है वो आउटपुट वोल्टेज है। अब आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई इनपुट पे तो आपने 0 से 10 वोल्ट का लगाया था, तो यहाँ पर 0 से 20 वोल्ट का क्यों लगा दिया आउटपुट पे? इधर अगर 10 वोल्ट का लगा देते तो क्या फ़र्क पड़ता? ऐसा क्यों किया? क्या फरमा रहे? जी जी, वोल्टेज ज्यादा हो रही है ना, मतलब पीछे से हमने थोड़ी एनर्जी भेजी, जाके थोड़ी और अंदर से आना, वोल्टेज और ज्यादा होगी तो नहीं वो बात ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो हो रहा है इस तरह। क्वेश्चन मेरा ये है, वो आप ठीक कह रहे हैं, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर यहाँ पर 10 वोल्ट का ये लगा दें तो फ़र्क क्या पड़ेगा? 20 वोल्ट का क्यों लगाया? देखो, आपको जब मैंने कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन का बताया था ना, तो कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैंने पहली बात आपको ये बताई थी कि हर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उसके अंदर एक गेन होता है। तो कॉमन मीटर का मैंने क्या बताया था, ये कौन सा गेन देता है? ये पावर गेन है, पावर गेन देता है। तो वोल्टेज क्या है एक्चुअली? वो भी तो पावर ही है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ रही है बात? तो चूंकि हमें पावर गेन चाहिए, यहां पर हमें ज्यादा पावर चाहिए। आपने शुरू में लिखा है, यहां पर मैंने कहीं पर लिखा था लो पावर ट्रांजिस्टर, लिखा है ना, ये लो पावर ट्रांजिस्टर। मुझे इस ट्रांजिस्टर की ज्यादा पावर चाहिए। सर्किट के अंदर मैं जिस पर्पस के लिए इस कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर रहा हूं, मुझे इसकी ज्यादा पावर रिक्वायर्ड। तो इसलिए यहां पर 20 वोल्ट की बैटरी लगाई। ठीक है, ये ज़हन में होना चाहिए। ये नहीं कि उधर 10 की लगा दी, उधर 20 की, पता नहीं है क्यों लगा दी। पावर गेन चाहिए, पावर चाहिए। वोल्टेज बढ़ाओगे तो पावर मिलेगी, वोल्टेज बढ़ाओगे तो पावर मिलेगी। ये जानते हो ना, ये वाला एक्सप्रेशन। देखा हुआ है कभी पहले? क्या मतलब है इसका? डबल का इफेक्ट दे रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर बैटरी, हमें आउटपुट पे ज़्यादा पावर चाहिए, इसलिए 20 वोल्ट की बैटरी जो है वो लगा दी है। खैर, ये तो होगी बात सर्किट की। हमें
समझ आ गई कि भाई ये सर्किट जो हमने बनाया है, चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का ये सर्किट। अब इस सर्किट के क्या करैक्टरिस्टिक है, इसका कैसा करैक्टर है सर्किट का, अच्छा करैक्टर है बुरा करैक्टर है जो भी है, वो हम इसके करैक्टरिस्टिक्स को, इनके कर्व्स को ड्रा करके उसका अंदाज़ा लगाएंगे। ठीक है, यानी कि इसके अंदर ये जो वोल्टेजेस और करंट्स हैं इनको वेरी करके तो हम देखेंगे कि ये कैसे करैक्टर का मालिक है। ये सर्किट को, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अगर इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर लगा दें तो ये क्या फ़ायदा उसको मिल जाएगा। एक्चुअली हमारा पर्पस ये है कि हम ये कॉन्फ़िगरेशंस इसलिए स्टडी करते हैं कि हम सर्किट के अंदर जो मतलूबा हदफ हासिल करना चाहते हैं क्या वो वाली कॉन्फ़िगरेशन उसको पूरा कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम क्या, पावर गेन, पावर को बढ़ाना। ठीक है, आप सर्किट के अंदर अगर पावर इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम अच्छा, इसका पहला ए जो है वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपको पता है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, जाहिर पता है कि इनपुट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान में ये प्लॉट किए जाएंगे। ठीक है, तो इनपुट के अंदर आपके पास कौन से वेरिएबल्स हैं, इनपुट के अंदर आपके पास आई बी और वी बी जो है ये वेरिएबल्स हैं। अब एक को आप कांस्टेंट रखेंगे आउटपुट से उठाकर, ठीक है, उसको कांस्टेंट इसलिए रखेंगे कि हम उसकी वेरिएशन जो है वो इसके अंदर नहीं चाहते। तो पहले मैं इसका ग्राफ जो है उसको करता हूँ प्लॉट। इस तरफ जो है वो आप ले लें वी बी ई, ये मैं वो एन पी एन के लिए कर रहा हूँ। ये अभी जो मैंने नीचे फिगर बनी हुई है लेटेस्ट, ये कौन सी है, ये है वो उसकी पी एन पी की है ना, मैं एन पी एन के लिए कर रहा हूँ। तो वी बी ई और आई बी इसके दरमियान में प्लॉट करूँगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर वी सी ई जो है उसको कांस्टेंट रखा जाएगा। वी सी ई कांस्टेंट, हम इसको वेरी नहीं कर रहे, इन दो चीज़ों को, इसको और इसको वेरी कर रहे हैं। अब आप देखेंगे जो ग्राफ आएगा आपके पास वो कुछ इस तरह का आता है ग्राफ। ठीक है, और ये ग्राफ जो है इसकी स्लोप भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि ये डेल्टा आई बी और ये डेल्टा वी बी ई। अब वी सी ई को आपने कांस्टेंट कर लिया है, वी बी ई को बढ़ाते गए हैं, उसके कारस्पॉन्डिंग आई बी की वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करते रहे हैं और रेगुलर स्टेप्स के अंदर, और उन रेगुलर स्टेप्स के अंदर कैलकुलेट करने के बाद आपने उसको प्लॉट कर दिया। तो आपने जब उसको प्लॉट किया तो आपके पास ये आया। अब यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि भाई इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है। ये ग्राफ यही चीज़ शो कर रहा है कि अगर आप वी बी को बढ़ा रहे हैं, यानी कि इनपुट के ऊपर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो उसके बढ़ने से जो बेस करंट है वो भी इंक्रीज हो रही है। ये क्लियरली इससे नज़र आ रहा है। अब ये वाला जो करैक्टरिस्टिक है ये तकरीबन उससे मिलता जुलता है जो फॉरवर्ड बायस डायोड का होता है। उसका भी इसी तरह का नहीं होता, कुछ ऐसा ही ग्राफ उसका जा रहा होता है कि आप यूं यूं बढ़ा रहे होते हैं वैल्यू तो साथ साथ इंक्रीज होता। तो ये कुछ सिमिलर है। ठीक है, दिस कर्व is similar
to the curve of forward biased diode characteristics। ये उस फॉरवर्ड बायस डायोड के करैक्टरिस्टिक्स है। वो वैसे जो आपने कॉमन बेस के अंदर भी पढ़ा था ना, वो भी इसी से मिलता जुलता ही था। वो भी डायोड का ही है, ठीक है। असल में बताऊं क्या है कि यहाँ पर ये बन भी डायोड ही रहा है ना, क्योंकि दो टर्मिनल्स आ रहे हैं। ट्रांजिस्टर के तो तीन टर्मिनल होते हैं, यानी कि आप दो दो का कम्बिनेशन ले रहे होते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है, दो दो का कम्बिनेशन होता है। वो दो डायोड्स का कैसे, जैसे एन पी एन है तो एन पी एक और पी एन दूसरा, दो कम्बिनेशन हैं, उनसे ये बनता है। इसलिए ये कर्व जो इनपुट के ऊपर आप देख रहे हैं, ये आपका कर्व आपको उसके फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक जैसा कर्व जो है वो लग रहा है। अच्छा खैर, अब इसके अंदर ये है कि इसकी जो स्लोप है, वो स्लोप आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्लोप जो है इसकी, स्लोप जो है वो tan ऑफ थीटा होता है। तो ये ट्राइंगल जो है इसके अंदर डेल्टा आई बी एट कांस्टेंट वी सी। तो ये स्लोप एक्चुअली आपको कंडक्टेंस दे रही है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इनपुट रेजिस्टेंस निकल आएगी। अब ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है, हमने शुरू के अंदर ये बात कही है कि ये R1 जो है ये वेरिएबल रेजिस्टर है, क्योंकि ऐसी बात की है ना हमने। तो हम इस रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं इस रेजिस्टेंस को। तो द इनपुट resistance R in varies from, इसको हम वेरी कर सकते हैं 4.0 किलो ओहम से टू 600 ओहम रीजन। ठीक है, 4.0 का मतलब है 4 ज़रब 10 की ताकत 3 ओहम। 4000 ओहम से 600 तक की वेरिएशन कर सकते हैं। यानी कि आप इस वेरिएशन के अंदर भी आपको यही ग्राफ मिलेगा, यही करैक्टरिस्टिक जो है वहाँ इस वेरिएबल रेजिस्टेंस से, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको ट्रांजिस्टर को। अच्छा, उसके बाद आ जाए अब बी पार्ट के ऊपर, जो है इसके आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। ये अब मैं सर्किट में हटा दूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो ज़रा मुश्किल होते हैं, बाकी दो करंट ट्रांसफ़र और इनपुट जो है वो आसान होते हैं।
अब बी पार्ट के अंदर जो है वो आप आए आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर। आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स जो है आप उसके आउटपुट सर्किट के ऊपर, अब मैंने सर्किट मिटा दिया है लेकिन आपके पास बना हुआ है, ठीक है। उसमें अब आप देखें कि जो आउटपुट सर्किट है उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, VCE है और IC है, ऐसे ही है, और IB को रखेंगे कांस्टेंट। इनपुट करंट जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो the curves are plotted between IC and VCE at constant IB. कांस्टेंट IB के ऊपर। तो ये मैं NPN ट्रांजिस्टर जो है उसका बनाने लगा हूँ आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। इस तरफ IC, VCE और कांस्टेंट IB। तो ये कर्व जो है मेरे पास ऐसे आएगा एक, फिर यहाँ से ऐसे, ये कुछ इस तरह के कर्व्स डिफरेंट कांस्टेंट करंट्स के ऊपर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो रीजन्स हैं उनको आप देख लें। सैचुरेशन रीजन है ये वाला, ठीक है, और उसके बाद कट ऑफ रीजन है, और ये वाला जो है ये ब्रेक डाउन रीजन है। अब आपने यहाँ से VCE जो है उसको, ये ज़ीरो है इधर, ओरिजिन है इसका, इधर से आपने इंक्रीज करना शुरू किया, ठीक है। तो जब हमने VCE को इंक्रीज किया ज़ीरो से, ठीक है, व्हेन VCE इज इंक्रीज्ड फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है, VCE को हमने ज़ीरो से जो है जब इंक्रीज किया तो IC जो है
increases rapidly, ठीक है, टू saturation value. अब ये रैपिडली इंक्रीज कर रही है सैचुरेशन वैल्यू को, तो कब कर रही है? जब आई बी कांस्टेंट है। देखो ना, ये वाला रीजन सारा ये जो जा रहा है ना मुख्तलिफ आई बी करंट्स के ऊपर, ये सारा सैचुरेशन का। इधर ये पहुंच गई है एक खास पॉइंट के ऊपर आके सैचुरेशन, उसके बाद मजीद वोल्टेज के इंक्रीज करने से के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जाएगी कट ऑफ रीजन तक, ठीक है। नाउ इट विल गो टुवर्ड्स कट ऑफ। कट ऑफ के ऊपर जाकर इस पर ब्रेक डाउन होगा। इधर तक आया ना, ये कौन सा रीजन है? ये कट ऑफ है। अब कट ऑफ के बाद कौन सा अगला? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब है कि अब एकदम जो है वो उसमें शूट किया आईसी करंट ने। ये सिमिलर प्रोसेस जो था वो एमिटर बेस के अंदर भी हो रहा था, जब बेस को आपने कॉमन बेस ली थी। तो क्या इसकी वही एक्सप्लेनेशन है कि जब ये यहाँ पर आकर क्या हो रहा है? एवलांच ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि अब आपका VCE एक खास लिमिट से इंक्रीज कर गया। VCE जो है वो एक खास लिमिट से इंक्रीज कर गया, और जब VCE एक खास लिमिट से इंक्रीज कर गया तो उसके बाद एनर्जी इतनी इंक्रीज हो गई है कि वही फिर काम हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो टूटने शुरू हो गए। और जो आपके पास रिवर्स करंट है, क्योंकि ये क्या है, ये रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है, तो जो रिवर्स करंट है वो एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गई है। अच्छा, अब अ स्मॉल कलेक्टर करंट फ्लोज even when IB is equal to 0. ये कल भी मैंने बात आपको बताई थी, क्यों जी? इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये कल मैंने बताया था ये। ठीक है, देखिए यहां पर आई भी 0 भी हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। तो इसकी वजह से आई भी 0, तो तब एक थोड़ी सी स्मॉल करंट जो है वो तब भी इसके अंदर से गुजरती रहेगी। उस स्मॉल करंट को कहते हैं, दिस स्मॉल करंट इज known as ICEO, collector emitter current। अच्छा, अब अगर जो IE है, एमिटर करंट, ठीक है, अब इसके अंदर IE क्या है? भाई ग्राउंड किया हुआ है। IE क्या है? ग्राउंड की हुई है ना आपने। तो सिंस मेन करंट IE इज इक्वल टू 0, तो मेन करंट IE जो है वो तो 0 है, ठीक है। सो the transistor is said
टू बी कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ। कट ऑफ का क्या मतलब होता है कि जहां पर करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जब आपने उसका एक टर्मिनल जो है उसको कर दिया तो उसका मतलब है कि वो कट ऑफ है, करंट फ्लो नहीं कर रही, क्योंकि मेन टर्मिनल जो है उसको तो ग्राउंड किया होगा। जो होता है ना, जो जिस टर्मिनल को ग्राउंड किया होता है वो बेसिकली मेन टर्मिनल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, बेसिकली मेन टर्मिनल होता है, यानी कि उस सर्किट का हीरो जो होता है ना वो टर्मिनल होता है, वो वाला मेन। असल काम उसका कि उसके अक्रॉस आप जो है वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो इसका मतलब है कि वहाँ पर तो ये कट ऑफ रीजन हमारे पास आ रहा है। अब अगर वीसी को आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना शुरू कर देंगे तो जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो टोटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब वो टोटली ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर हमारे पास जो आईसी करंट है वो क्या करेगी, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में इंक्रीजेस कर जाएगी, रैपिडली इंक्रीज करेगी। ठीक है, इफ़ फर्दर VC इज इंक्रीज्ड, अगर और ज़्यादा आप VC को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो द कलेक्टर बेस जंक्शन breakdown and IC current increases very rapidly. ठीक है, this point is known as avalanche breakdown. और यहाँ पर इतनी ज़्यादा करंट इंक्रीज हो जाती है कि ट्रांजिस्टर कैन बी डैमेज। ठीक है, इन दिस केस ट्रांजिस्टर कैन बी डैमेज। डैमेज का मतलब यह है कि वो इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जो हैं वो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे कि आपका ट्रांजिस्टर जो है वो वहाँ पर बर्न जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो है इसके, चूंकि हमने शुरू में ये कहा कि ये लो, ठीक है, लो पावर ट्रांजिस्टर है और इस लो पावर ट्रांजिस्टर को की पावर को हमने इंक्रीज करना है। तो व्हेन VCE हैज लो वैल्यू, तो जब VC जो है उसकी लो वैल्यू है, द ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी इन सैचुरेटेड रीजन। ठीक है, तो ये क्या है कि ये सैचुरेटेड रीजन के अंदर है। और एंड इट ऑपरेट्स इन सैचुरेटेड रीजन, और ये सैचुरेटेड रीजन के अंदर क्या है वो ऑपरेट करेगा। तो बीटा हमारे पास डेल्टा IC ओवर डेल्टा VB VCE के बराबर होगा।
ठीक है, सॉरी ये PCE। तो GC मेरे पास डेल्टा IC ओवर डेल्टा VCE एट कांस्टेंट करंट, ये आ जाएगा। और R आउट मेरे पास डेल्टा VCE ओवर डेल्टा IC एट IB, ये आ जाएगा। और ये मैंने ठीक लिखा था, ये सॉरी ये मैंने बीटा निकाला, ये रेजिस्टेंस नहीं निकाली। डेल्टा IC ओवर डेल्टा VB एट VCE, ये ठीक है। अब ये जो R आउट है, जैसे आपने इन पुट निकाली थी, इसी तरह ये R आउट जो है ये भी वेरी करती है। ये वेरी करती है, इट वेरीज फ्रॉम 10 किलो ओहम टू 50 किलो ओहम। 10 किलो ओहम से 50 किलो ओहम तक। अब एक अभी इसका करैक्टर रहता है, लेकिन टाइम ओवर हो गया तो मैं इसको छोड़ा। अभी करंट ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रहते हैं, ठीक है।